हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू से एकदम स्टार्टिंग से है। तो अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 11th और 12th के साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो भी आपको यहाँ से अच्छा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। अब सबसे पहले देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या चीज़ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे को कहते हैं रिंग क्लोज चेन या रिंग चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। मतलब तीनों नाम होता है, चाहे आप क्लोज चेन कह दें, रिंग चेन कह दें या साइक्लिक कंपाउंड कह दें। तो आप तीनों मतलब कंपाउंड दो ही तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो ओपन चेन में रहेगा और नहीं तो वो रिंग बनाएगा। सबसे पहले देखिए कि ओपन चेन में जो कंपाउंड रहेगा वो कैसे कैसे रह सकता है और ओपन चेन कंपाउंड किसे कहते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो अटैच्ड इन ओपन चेन, मतलब ओपन चेन में आपको दिखाई दे रहा है तो वो कंपाउंड जो रहेगा वो ओपन चेन कंपाउंड होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी का जो बॉन्डिंग है ये ओपन में है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेंट लगाया गया है। तो आप यहाँ पर ये में कहीं पर भी रिंग जैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड हुआ। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए कि रिंग चेन कंपाउंड क्या चीज़ होता है। तो रिंग मतलब होता है कि कार्बन कार्बन जो होगा वो रिंग में अटैच होगा, तो ये रिंग चेन कंपाउंड हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, जो हम रिंग चेन कंपाउंड जिसको बोले हैं, वो भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है उसका। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक, एक को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब क्या चीज़ होता है कि अगर कार्बन कार्बन जो है वो होमोसाइक्लिक मतलब कि अगर रिंग में जो है सिर्फ कार्बन कार्बन ही प्रेजेंट है, मतलब कार्बन कार्बन से ही पूरा रिंग बनाया जा रहा है, कोई और अदर एटम कार्बन के अलावा प्रेजेंट नहीं है, तो वो होमोसाइक्लिक हुआ। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब होता है कि अगर कार्बन रिंग में कार्बन के अलावा अदर कोई भी एटम प्रेजेंट है। तो जैसे कि इस रिंग में देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, तो ये कैसा है साइक्लिक कंपाउंड हुआ, ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। और यहाँ पर आप एक डिफिनीशन भी देख सकते हैं कि इन ए साइक्लिक कंपाउंड ओनली कार्बन एटम इज अटैच्ड इन ए रिंग देन इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन ए रिंग अनदर अनदर एलिमेंट along with कार्बन एटम इज अटैच्ड इन ए रिंग। मतलब अगर कार्बन एटम के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट एटम प्रेजेंट है अगर रिंग में, तो आप कह सकते हैं कि वो हेट्रोसाइक्लिक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहला जो टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होता है आईयूपीएसी का, और उसी को कहते हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन आईयूपीएसी सिस्टम। तो आज चलिए इन आईयूपीएसी का इंट्रोडक्शन करते हैं कि आखिर आईयूपीएसी क्या चीज़ होता है। तो आईयूपीएसी को बताने से पहले आईयूपीएसी में कुछ रूल होता है, उसको समझ लेना ज़रूरी रहता है कि आईयूपीएसी में आखिर क्या सब कुछ रूल क्या कुछ रहता है। तो यहाँ पर रूल है आईयूपीएसी का, फर्स्ट रूल आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर हम जितना भी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे सभी कंपाउंड का जो नेमिंग रहेगा वो आईयूपीएसी पर ही बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि फर्स्ट रूल जो है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड मेन चेन एंड रिमेनिंग चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूटेंट। मतलब आपको जो भी कार्बन कार्बन का चेन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबा वाला चेन दिया गया है, एक लंबा वाला चेन दिया गया है। यहाँ पर कार्बन 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 यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेजेंट है। मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बन 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 यहाँ पर, और सेकंड वाले कार्बन से भी दो कार्बन लगाया गया है और इस वाले कार्बन से भी एक लंबा सा चेन बना करके दे दिया गया। मतलब आप इस कार्बन में आप चेक कीजिएगा क्या कि कार्बन से कार्बन कार्बन अटैच जो है वो मतलब पूरा कितना कौन सा सबसे लंबा चेन बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ से मतलब एक इंड से चालू करते हैं और एक इंड तक जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का चेन मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे चलते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11,
मतलब आप ऐसे अगर चलते हैं तो 11 कार्बन का चेन मिल जा रहा है। अब बहुत सारे के मन में होगा कि क्या हम ऐसे भी तो चल सकते हैं, तो एक बार ऐसे भी चल करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही कार्बन का चेन मिल रहा है। तो हमें ऐसे चल रहे हैं जैसे कि दिखाया गया है, तो हमें 11 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो 11 कार्बन का जो चेन होगा वही सबसे लंबा वाला चेन होगा और इसी को हमें सेलेक्ट भी करना होगा, क्योंकि फर्स्ट रूल यही बताया था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड मेन चेन और रिमेनिंग चेन आर कॉल्ड ब्रांच और सब्स्टिट्यूटेंट। तो सबसे पहले अब मेन चेन के अलावे, जैसे कि ये वाला अगर मेन चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अलावे जो भी बच जाता है उसी को हम ब्रांच चेन कहेंगे। जैसे कि ये एक कार्बन बच गया, यहाँ पर 2 कार्बन बच गया और यहाँ पर भी 1 कार्बन बच गया। तो मतलब इस कंपाउंड में एक मेन चेन के अलावे 3 हमको ब्रांच और सब्स्टिट्यूटेंट दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले दूसरा रूल पर लेकर के चलते हैं। पहला वाला रूल आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब दूसरा वाले रूल पे चलते हैं। कह रहा है कि इन मेन चेन नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब नंबरिंग जो करेंगे वो हम दोनों साइड से करेंगे और बट लेकिन सही कौन सा होगा, बट दैट विल बी करेक्ट विच गिव लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूटेंट। मतलब अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन सही वही होगा जो सब्स्टिट्यूटेंट को कम नंबर देगा। कम नंबर कहने का मतलब जैसे कि अगर हम एक साइड से कर रहे हैं और हमको 2 पर सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा है और अगर हम एक साइड से कर रहे हैं तो हमको 3 पर सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा है, तो हम 2 वाले जिधर से 2 पर सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा था उधर को ही सही मानेंगे और 3 वाला गलत हो जाएगा। अगर हम एक चेन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक चेन दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक और यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है और यहाँ से नीचे में 1-2 कार्बन भी ये थर्ड वाले से लगा दिया गया है। अगर आप एक एंड से चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमें 8 कार्बन का चेन दिख रहा है। मतलब हमें यही वाला चेन लेना, मतलब यही इधर से ही चलना पड़ेगा। भले ही थोड़ा लग रहा होगा कि आपको टेढ़ा है, तो चेन टेढ़ा सीधा सभी हो सकता है, ऐसा उसमें कुछ भी कंडीशन नहीं है कि चेन हमेशा सीधा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन मिला। अब हमें बात आता है कि ये मेरा जो बच गया इसको हमें कम पोजीशन देना है। अगर आप इधर से चलते हैं 1 2 3 4 इधर से चलते हैं तो आपका जो सब्स्टिट्यूटेंट आता है 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आता है। लेकिन आप अगर नीचे से चलते हैं तो 1 2 3 पर ही आपको ये वाला कार्बन का पोजीशन मिल जाता है। तो ब्रांच चेन को हमें हमेशा कम पोजीशन देना रहता है। यही आईयूपीएससी का पहला नियम मतलब दूसरा नियम बोल रहा है कि हमेशा जो ब्रांच रहता है सब्स्टिट्यूटेंट रहता है उसको हमेशा कम पोजीशन मिलना चाहिए। तो हमें इधर से ही चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 पे जो होगा एक वाला कार्बन लगाया गया है। तो ये दूसरा रूल रहा। पहला रूल क्या बोला हुआ था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड मेन चेन और रिमेनिंग चेन आर कॉल्ड ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूटेंट। और दूसरा रूल क्या बोला कि इन मेन चेन नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द साइड बट दैट विल बी करेक्ट विच गिव लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूटेंट। तो ये वाला दोनों रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। तीसरा रूल बता रहा है क्या कि इफ़ ए कंपाउंड कंटेनिंग, तीसरा रूल आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है क्या कि इफ़ ए कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 सब्स्टिट्यूटेंट, मतलब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट को कैरी कर रहा है, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूटेंट, देन नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द साइड बट दैट विल बी करेक्ट विच फॉलो लोएस्ट सम रूल। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर एक चेन है और उसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट है तो हम नंबरिंग तो दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन सही वही होगा जो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेगा। अब बहुत सारे के मन में दिक्कत होगा क्योंकि अभी आप लोग लोएस्ट सम रूल को नहीं जानते होंगे, तो चलिए वो आपको हम बताते हैं कि आखिर लोएस्ट सम रूल क्या कहता है और आईयूपीएससी का तीसरा नियम क्या चीज़ कहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर है क्या, जैसे कि एक ये वाला कंपाउंड दिया गया है, तो ये वाला कंपाउंड में है क्या कि यहाँ पर यहाँ से चालू है, यहाँ से चालू है, यहाँ से चालू है और यहाँ तक कंपाउंड है। इस वाले कंपाउंड में है क्या कि यहाँ पर भी इस वाले कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन लगाया गया है और इस वाले कार्बन पे भी एक और कार्बन लगाया गया है।
तो आप अगर इधर से चलें या इधर से चलें, आपको 8 कार्बन का चेन मिल जा रहा है। 8 कार्बन का आपको चेन मिल रहा है और 8 कार्बन का चेन मिल रहा है, चाहे आप इधर से चलें या इधर से चलें। तो यही मतलब लंबा वाला जो चेन होगा वही आपको लॉन्गेस्ट चेन होगा, जो IUPAC का पहला वाला नियम बोल रहा था। अब देखिए, सबसे पहले तो हम चेन को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो यही वाला लंबा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चेन हुआ उसी को हम लंबा, ये पहला रूल के हिसाब से चेन को सेलेक्ट कर लिए। दूसरा वाले में बोल रहा था क्या कि नंबरिंग करने के लिए ऑन बोथ द साइड दैट विल बी करेक्ट विच गिव लोएस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूटेंट। तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूटेंट और 6 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूटेंट, 5 और 6 नंबर पर। इधर से अगर चल रहे हैं 1 2 3 4, 3 और 4 पर सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा है। तो अगर हम 3 + 4 करते हैं तो 7 होता है, और अगर नीचे वाले में 5 + 6 करते हैं तो क्योंकि 5 + 6 करते हैं और यहाँ पर जो है 5 पर 2 बार है, तो हम 5 को 2 बार काउंट करेंगे। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले है क्या कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया। अब नंबरिंग जो है हम दोनों साइड से कर सकते हैं। तो इधर से अगर कर रहे हैं, मतलब नीचे से अगर कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 पे लेकिन 2 बार लगा हुआ है। जैसे ऊपर भी एक कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, तो हम 5 + 5 करेंगे, और एक बार 6 पर है तो 5 + 5 और +6 करेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो एक बार 3 पर मिल रहा है और 2 बार हमको 4 + 4 मिल रहा है। तो 4 + 4 + 3 करेंगे तो हमें 11 आ रहा है। तो ऊपर वाला जो है हो रहा है वो लोएस्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोएस्ट सम रूल कहते हैं। मतलब जो सम जो होगा, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है, और जो सम होगा वो अगर कम आ रहा है तो हम उसी को सही मानेंगे, और बाकी जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो अभी हम सब रूल को धीरे एक 1 बाय 1 करके समझ रहे हैं। जब एक बार रूल समझ में आ जाएगा तो आपको नोमेनक्लेचर भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर सीखते हैं वो है एल्केन का। सबसे जो फर्स्ट है वो एल्केन है। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का ये सभी 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि एल्केन का फार्मूला, अल्कीन का फार्मूला, अल्काइन का फार्मूला क्या होता है। तो ये एल्केन का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n+2। और अगर उससे एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो वही फार्मूला जो बन जाता है वो होता है CnH2n+1, और इसी को हम एल्काइल कहते हैं, क्योंकि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाला जाता है तो वो मेरा एल्काइल बनता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो नेमिंग करने का तरीका होता है, एल्केन जो होता है वो 2 चीज़ से मिलकर के बना होता है, एक अल्क और दूसरा एन। अल्क क्या बताता है, रूट वर्ड को बताता है, और एन इसका जो होता है वो सफिक्स नेमिंग को बताता है। तो अल्क + एन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अगर इस फार्मूला में हम सी का वैल्यू, एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फार्मूला जो रिड्यूस हो जाएगा वो CH4 में हो जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो C2H6 में हो जाएगा। तो ये हम मीथेन से लेकर के डेकेन तक, मतलब कार्बन एन का वैल्यू 1 से लेकर के n=10 तक अगर पुट करते हैं तो आपको सिमिलरली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनन और डेकेन मिल जाएगा। और अगर आप रूट वर्ड देखेंगे तो आपको हमेशा अब ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर C1 है कहीं पर तो उसको हम मीथ कहते हैं, C2 है तो ईथ कहते हैं, और इसी से यहाँ पर ये चीज़ आ गया है। अगर C1 था तो मीथ + N मीथेन हो गया, C2 था तो ईथ + N इथेन हो गया, C3 था प्रो + N प्रोपेन हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बताया क्या एक बात कि CH4 था, और CH4 में H से निकल करके एक मिथाइल हो गया, मतलब CH3 मिथाइल हो गया, और C2 H6 में से, मतलब इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल करके इथाइल हो गया। इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो इतना ही रखते हैं। थोड़ा मतलब 10-15 मिनट का वीडियो बन चुका है। और आज हम क्या किए कि सबसे पहले आपको IUPAC के बारे में बताएं कि IUPAC क्या था, और कैसे IUPAC का कुछ रूल के बारे में, 2-3 रूल के बारे में बताएं कि कैसे नेमिंग किया जाता है। अभी ऐसा मत समझिएगा कि नेमिंग ख़त्म हो गया, IUPAC भी अभी लंबा है, क्योंकि अभी सब कंपाउंड के बारे में आपको नेमिंग करके सिखाना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं
तो समझिए कि आपको कोई भी मतलब नोमेनक्लेचर में अब दिक्कत नहीं होने वाला है। और नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप 11th के लिए जा रहे होंगे, चाहे आप 12th के में ऑर्गेनिक देखिएगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू। बाय बाय।